नमस्कार। प्लेटो के बाद आज मैं आपसे एक और ग्रीक विचारक हैं अरस्तु, मैं उनकी चर्चा करूंगा आपसे। बड़ा ही मजेदार विचारक है और जो हम राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं इसके पिता ये अरस्तु ही है। तो आगामी इस जो सेशन अपना होगा, चर्चाएं होगी, उस चर्चा में मैं आपसे अरस्तु के राजनीतिक विचारों को साझा करूंगा। तो आज हमारा जो अध्ययन का विषय है वो है अरस्तु के राजनीतिक विचारों का पता करना। अरिस्टोटल लगभग 384 ईस्वी पूर्व पैदा हुआ। ईसा से भी 384 साल पहले। अगर थोड़ा सा आप तुलना करना चाहे तो भारत में आप कौटिल्य के आसपास इस युग की तुलना कर सकते हैं। ये तुलना कर सकते हैं आपकी उस टाइम अपने यहां कौन था। तो इस महान विचारक की हम चर्चा की शुरुआत करें। देखिए, प्लेटो था वो एथेंस में पैदा हुआ था और एक कुलीन घराने में पैदा हुआ था। अरस्तु एथेंस में पैदा नहीं हुआ, एक और नगर राज्य था स्टेजिरा। नगर राज्य को अपन पोलिस बोलते हैं, यानी इतना छोटा राज्य है जो एक नगर में समाहित हो जाए, एक नगर जितना बड़ा राज्य। क्योंकि उस समय ये जो यूनान था इसमें छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, चाहे वो स्टेजिरा था, चाहे वो एथेंस था, चाहे वो स्पार्टा था या कोई और नगर राज्य था। तो ऐसे ही एक नगर राज्य स्टेजिरा में पैदा हुआ था अरस्तु। और अरस्तु का जो पिता था वो शाही चिकित्सक था, यानी शाही घरानों के लोगों की चिकित्सा किया करता था, एक डॉक्टर था वो। और इसका परिणाम हम अरस्तु की जो अध्ययन पद्धतियां हैं, अरस्तु की जो विचार पद्धति, उस पर भी देखते हैं। जैसे डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर पहले पूरी केस स्टडी करता है किसी भी चीज की, उसका गहन अध्ययन, गहन अवलोकन करता है किसी भी रोग का, और उसके बाद वो दवाई देने का निर्णय करता है। ऐसा ही पहले गहन अध्ययन, गहन अवलोकन, तथ्यात्मक विश्लेषण पहले अरस्तु करता है और उसके बाद अपने कोई विचार और सिद्धांतों का निर्माण करता है। तो अरस्तु की जो अध्ययन और विचार की पद्धति वो अपने पिता की से प्रभावित है, हम ये कह सकते हैं। अरस्तु प्लेटो की अकेडमी का शिष्य बन गया जब वो बड़ा हुआ, और अकेडमी का ऐसा शिष्य जो प्लेटो को अत्यंत प्यारा था, अध्ययन प्रेमी था अरस्तु बहुत ज्यादा। पुस्तकों से अपना जो अकेडमी, जिसको हम विश्वविद्यालय कहते हैं, प्लेटो के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अकादमी, उसमें एक प्लेटो का जो रूम था वो पुस्तकों से भरा रहता था, यानी इतना वो अध्ययन से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। और इस अध्ययन प्रेम के कारण ही हम देखते हैं कि आपको बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके पिता आपको अरस्तु मिलेंगे। आप कहेंगे चलिए जूलॉजी के पिता बताइए, बोटनी के पिता बताइए, बहुत सारे ऐसे और साइंस के सब्जेक्ट के पिता भी अरस्तु मिलते हैं हमें। और अरस्तु ने इतने विषयों के ऊपर लिखा, इतने विषयों के ऊपर कार्य किया कि उसे हम जानकारियों का गुरु कहते हैं, कि समस्त जानकारियों का गुरु। इतना वाइड उसका जो एरिया था अध्ययन का, वो इतना वाइड था कि वो साइंस और ह्यूमैनिटीज दोनों सब्जेक्टों में साथ काम किया करता था। ऐसे कारण ये था कि वो सुकरात का गुरु था। ये नहीं कि सुकरात का गुरु होने की वजह से इतना इंटेलिजेंट था, क्योंकि चूंकि वो सुकरात का क्या, सिकंदर का गुरु था। सिकंदर का गुरु होने की वजह से
उसको इतने संसाधन उपलब्ध थे, चाहे वो भौतिक थे चाहे मानवीय संसाधन थे, कि वो हर विषय के आंकड़े और तथ्य इकट्ठे कर सकता था। प्लेटो का ये शिष्य बाद में सिकंदर का गुरु बना। सिकंदर जिसे हम विश्व विजेता के रूप में याद करते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे हम बोलते हैं, उसका गुरु था अरस्तु। और जब तक सिकंदर जिंदा था, अरस्तु के जो सितारे थे वो बुलंद थे। हालांकि कई बार अरस्तु निराश भी हुआ। अरस्तु को यह उम्मीद थी कि जैसे ही प्लेटो का अवसान होगा या प्लेटो की मृत्यु होगी, तो एकेडमी में पढ़ने वाला जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होगा उसको उसका कुलपति बनाया जाएगा एकेडमी का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्लेटो के परिवारजनों ने ही उसके कुलपति का पद ले लिया, एकेडमी के कुलपति का पद। निराश होकर अरस्तु ने एकेडमी छोड़ दी थी और उसके बाद अरस्तु ने खुद का विश्वविद्यालय बनाया था, जिसको हम लीशियम बोलते हैं। तो एक ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि अरस्तु की जो एकेडमी थी उसका नाम क्या था। तो एकेडमी कई बार लीशियम आता है, कई जगह लाइशियम आता है। यह है अरस्तु की एकेडमी का नाम। प्लेटो की जो विश्वविद्यालय था उसको एकेडमी बोलते हैं, और इसने जो नई अपनी एकेडमी बनाई उसको अपन लाइशियम बोलते हैं। तो सीधा ही क्वेश्चन आता है कई बार तो कि अरस्तु ने जो विश्वविद्यालय बनाया उसका नाम क्या था। वो लाइशियम था। तो हम चर्चा कर रहे थे अरस्तु के जीवन चरित्र की, कि अरस्तु प्लेटो का शिष्य और सिकंदर महान का गुरु था। और जब तक सिकंदर था सितारे बुलंद थे, लेकिन सितारों ने साथ नहीं दिया तब जब सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर की डेथ के बाद अरस्तु के सामने समस्या यानी खड़ा हो गई थी एथेंस के अंदर। इसका कारण यह था कि सिकंदर ने जो यूनान के छोटे छोटे नगर राज्य थे उन सबको जीतकर और एक साम्राज्य का निर्माण किया था। परिणाम क्या निकला? एथेंस वासियों की जो स्वतंत्रता प्रभावित हुई थी, एथेंस वासियों को शक्ति के आगे झुकना पड़ा था, सिकंदर की शक्ति के आगे, और उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था सिकंदर ने। इस वजह से सिकंदर से नाराज थे एथेंस वासी और मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब सिकंदर का अवसान हो, हारे या मरे, ताकि हम स्वतंत्र हों। तो स्वाभाविक है कि जैसे ही सिकंदर की मौत हुई तो उन्होंने अपने स्वतंत्रता का संघर्ष शुरू किया, और उसमें उन्हें जो बाधा लगी कि इस दौरान अरस्तु ने नित्य और निरंतर संबंध बनाए रखे सिकंदर से, तो उन्होंने अरस्तु का विरोध भी शुरू कर दिया। और अरस्तु को यह लगा कि अब ये एथेंस वासी उसके साथ कुछ वैसा ही करने वाले हैं जैसा उन्होंने कभी सुकरात के साथ किया था। तो अरस्तु ने यह कहकर एथेंस छोड़ दिया कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध नहीं करने दूंगा। तो ये कोटेशन किसकी है? तो हम कहते हैं कि अरस्तु की है। अरस्तु ने यह कहा कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध नहीं करने दूंगा। इट मीन्स एक वो ऐसा अपराध पहले कर चुके हैं, और वो अपराध ये था कि एथेंस में महान दार्शनिक सुकरात को मृत्युदंड दिया गया था। और ये कहकर और अरस्तु ने एथेंस छोड़ दिया, क्योंकि उसको पता था अगर वो एथेंस में रुका तो एथेंस वासी
उसकी मौत का पैगाम साबित होंगे, उसको कभी भी मार सकते हैं, ये कह के कि अब मैं इनको दूसरा अपराध नहीं करने दूंगा, इसने एथेंस छोड़ दिया। तो कई बार ये कोटेशन पूछी जाती है कि ये कोटेशन किसकी है, तो ये अरस्तु ने कहा था तब जब ये एथेंस छोड़ रहा था। तो ये हमने एक बड़ी बड़ी बातें की अरस्तु की जीवन चरित्र के बारे में, उसके जीवन के बारे में, कि कैसा उसका जीवन था, कि वो साइचिकित्स के घर पैदा हुआ, प्लेटो के यहाँ पढ़ा, सिकंदर का गुरु बना, लाइशियम के नाम से उसने अपना विश्वविद्यालय स्थापित किया, अपनी संस्था एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्थापित किया, और फिर अंत में सिकंदर की मौत के बाद उसने मौत के भय से छोड़ दिया एथेंस को। अब हम चर्चा करेंगे कि ये अरस्तु है, राजनीति विज्ञान में इस व्यक्ति का योगदान क्या है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अरस्तु का योगदान क्या है? अरस्तु के लिए हम ये कहते हैं, देखते हैं कि ये किस किस चीज का पिता है। हम अरस्तु के लिए कहते हैं कि ये राजनीति विज्ञान का पिता है, बिल्कुल है। अरस्तु के लिए हम ये भी कहते हैं कि ये तुलनात्मक राजनीति का पिता है। ये भी है, इनकी भी चर्चा कर लेंगे। कुछ और भी महत्वपूर्ण विचार हैं जिनके लिए हम ये कहते हैं कि अरस्तु की देन है। ऐसे विचारों में एक विचार ये है कि अरस्तु संविधानवाद का पिता है, संविधानवाद का पिता, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद का पिता है। हाँ, अब आगे हम शब्द कहेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण विचार इसने शुरुआत में दिए थे। हम ये कहते हैं कि ये व्यवहारवाद का परपिता है। हम ये भी कहते हैं कि ये जो शक्ति पृथक्करण का हम जो सिद्धांत पढ़ते हैं, शक्ति पृथक्करण का, ये भी सबसे पहले हमें अरस्तु में दिखाई देता है। एक हम और चीज पढ़ते हैं, ये जो हम नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी की जो चर्चा करते हैं, नागरिक समाज, ये विचार भी शुरुआत में हमें अरस्तु में दिखाई देता है। और इसी नागरिक समुदाय, समाज, सिविल सोसाइटी से संबंधित एक शब्द और है, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, वो है समुदायवाद। मैं यहां साइड में लिखता हूं, समुदायवाद। तो समुदायवाद का प्रारंभिक प्रणेता भी हमें अरस्तु दिखाई देता है। तो हम एक एक करके और इन सब चीजों की चर्चा करते हैं। और बड़ी देखिए मजेदार चीजें, कई बार सीधे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का पिता कौन है। राजनीति विज्ञान का नहीं पूछेंगे, टू मच सिंपल क्वेश्चन। तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पिता कौन है? कम्युनिटेरियनिज्म, समुदायवाद का प्रारंभिक प्रणेता, पिता नहीं, प्रारंभिक प्रणेता कौन है? सिविल सोसाइटी का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? शुरुआत में शक्ति पृथक्करण, पावर सेपरेशन कहां दिखाई देता है? व्यवहारवादियों का जो प्रणेता के रूप में, परपिता के रूप में किसको मान सकते हैं? और संविधानवाद का पिता कौन है? तो राजनीति विज्ञान का पिता, तुलनात्मक राजनीति का पिता और संविधानवाद का पिता, तीनों का तो पिता ही अरस्तु है। अब हम चर्चा करते हैं कि हम क्यों कहते हैं कि अरस्तु राजनीति विज्ञान का पिता है। देखिए, अरस्तु की कोई एक कारण नहीं हो सकता, इसके लिए कोई एक कारण पूछे तो क्वेश्चन भी गड़बड़ होता है। हम अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता क्यों कहते हैं? इन सब की तुलनात्मक राजनीति का पिता, एक बार फिर याद करते हैं, क्यों वो राजनीति विज्ञान का पिता है, क्यों तुलनात्मक राजनीति का पिता है, क्यों वो संविधानवाद का पिता है, क्यों हम कहते हैं कि वो समुदायवाद लेके आया, नागरिक समाज का विचार दिया, उसने शक्ति पृथक्करण का विचार सर्वप्रथम दिया, और वो व्यवहारवाद का परपिता है। इन सब मुद्दों की हम चर्चा करते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। हम अरस्तु की चर्चा कर रहे हैं और अरस्तु को देखते हैं, हम क्यों कहते हैं कि ये राजनीति विज्ञान का पिता है।
ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति है नंबर 1, कोई एक कारण नहीं हो सकता इसके लिए। अरस्तु की अध्ययन पद्धति है आगमनात्मक पद्धति, जो विशेष से सामान्य की ओर चलती है, जो तथ्यात्मक है, वैज्ञानिक पद्धति है। इसलिए हम राजनीति विज्ञान का पिता बोलते हैं। हम इसलिए भी बोलते हैं कि इसने संविधानों का जो वर्गीकरण किया है वो बड़ा वैज्ञानिक तरीके से किया है, इसलिए भी हम कहते हैं कि ये राजनीति विज्ञान का पिता है। तीसरा, अरस्तु ने एक बड़ा जोरदार काम किया है, इसने संविधानों के साथ साथ ज्ञान का भी वर्गीकरण किया है। 3 कैटेगरीज बताई है इसने ज्ञान की, जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे, ज्ञान का वर्गीकरण। और इस ज्ञान के वर्गीकरण में उसने 2 चीजों को आपस में बांट दिया। वो है कि दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी अलग है और राजनीति विज्ञान अलग है, या राजनीति अलग है। राजनीति विज्ञान नहीं, राजनीति कह लेते हैं, ये अलग है। इसलिए ये राजनीति का ज्ञान और दर्शन का ज्ञान, फिलोसॉफी एंड पॉलिटिक्स, ये दोनों अलग अलग हैं। इसलिए भी हम कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का पिता है। कोई एक कारण नहीं हो सकता। अगर कोई कहता है कोई कौन सा एक कारण है, तो ऐसे देखो क्वेश्चन गड़बड़ होते हैं, वो तो फिर उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगते हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। फिर तो हम ये कह सकते हैं कि इन वजहों से हम कहते हैं कि उसकी अध्ययन पद्धति है जो आगमनात्मक वैज्ञानिक पद्धति है। इसने जो संविधानों का वर्गीकरण किया वो तुलनात्मक तरीके से, तथ्यात्मक तरीके से, अवलोकनात्मक तरीके से किया, इसलिए वो विज्ञान का पिता है। इसने जो ज्ञान का वर्गीकरण किया और राजनीति को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया, इसलिए भी हम कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का पिता है। अब हम प्लेटो ये नहीं कर पाया। प्लेटो ने दर्शन और राजनीति दोनों को एक साथ जोड़ दिया, फिलोसॉफी और पॉलिटिक्स दोनों एक साथ थी, इसलिए मुझे राजनीतिक दर्शन का पिता तो बोलते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान का पिता नहीं बोलते। राजनीति विज्ञान का पिता मैक्सी भी और अपन सब भी इसी को बोलते हैं, अरस्तु को बोलते हैं। चलिए, हमने देखा कि क्यों है ये राजनीति विज्ञान का पिता। अब हम देखें कि क्यों है अरस्तु तुलनात्मक राजनीति का पिता। देखिए, अरस्तु ने 158 संविधानों की तुलना की थी, इसलिए हम कहते हैं कि ये तुलनात्मक राजनीति का पिता है। और इन तुलनात्मक राजनीति के 158 संविधानों की तुलना करने के बाद इसने बहुत सारे निष्कर्ष निकाले थे, विशेष करके संविधानों का वर्गीकरण का और क्रांति के जो सिद्धांत दिए थे, और एक अच्छी आदर्श राज व्यवस्था का सिद्धांत दिया था। और जो गोल्डन मीन की थ्योरी दी थी वो यही से निकली थी इसकी, कि वो तुलनात्मक राजनीति से निकली हुई है। तो इसीलिए हम क्योंकि 158 संविधानों की तुलना की, इसलिए हम तुलनात्मक राजनीति का पिता बोलते हैं। फिर हम इसे क्यों संविधानवाद का पिता बोलते हैं। संविधानवाद का पिता, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि पहले तो संविधानवाद होता क्या है। इस संदर्भ में आप के मन में जो भी छवि हो संविधानवाद को लेकर, उसको पहले साफ कर लीजिए। आमतौर पर सीधा ही पूछिए कि बताइए संविधानवाद क्या है, तो आपका सीधा उत्तर होता है कि संविधान के अकॉर्डिंग जो शासन चलता है उसको हम संविधानवाद कहते हैं। देखिए, संविधान के अनुसार जो शासन चलता है उसको हम संविधानवाद नहीं कहते। संविधानवाद का एक सीधा तात्पर्य होता है सीमित शासन, लिमिटेड गवर्नमेंट, ये होता है इसका तात्पर्य। अब आपकी परिभाषा या आप आमतौर पे जो हर एक विद्यार्थी सोचता है वो क्या सोचता है कि अगर किसी भी देश में संविधान के अकॉर्डिंग शासन चल रहा है तो वो संविधानवाद है। तो देखिए कि हिटलर भी था, उस समय भी हिटलर का बनाया हुआ एक संविधान था और हिटलर उस संविधान के अनुसार काम करता था। उत्तरी कोरिया में भी वर्तमान में वहां का जो राष्ट्रपति है उसने एक संविधान बना रखा है। चीन में भी एक संविधान है और वहां का शासन उसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो हम कह सकते हैं क्या कि चीन में और उत्तरी कोरिया में संविधानवाद है क्या? नहीं है, क्योंकि वहां का शासन है, उसके जीवन के हर क्षेत्र में दखलंदाजी है, तो हम वहां तानाशाही है। तो देखिए, तानाशाहियों के भी संविधान होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि संविधान के अकॉर्डिंग नहीं होता संविधानवाद। संविधानवाद का तात्पर्य होता है सीमित शासन।
सीमित शासन, जहां लोगों को अधिकार हो और लोगों के अधिकारों के द्वारा राजा के शासन को या सरकार के शासन को सीमित कर दिया जाता है। ये हम छोटी सी चर्चा करें। 1688 की क्रांति हुई ब्रिटेन के अंदर। उस क्रांति के बाद अगले ही साल 1689 में वहां बिल ऑफ राइट्स पे हस्ताक्षर करवाए गए, नागरिक अधिकार पत्र पे हस्ताक्षर करवाए गए, और उसके परिणाम स्वरूप नागरिकों के उन अधिकारों ने वहां के राजा के और वहां के सरकार के अधिकार को सीमित कर दिया। तब हम कहते हैं कि वो फिर संविधानवाद वहां पैदा हुआ। तो इस सीमित शासन की चर्चा शुरुआत में जो करता है वो अरस्तू करता है। अब ये शासन सीमित कैसे होगा, इसके लिए वो एक विचार बहुत पहले ही दे देता है। आज से देखिए 2500 साल के आसपास शक्ति पृथक्करण, पावर सेपरेशन का विचार। सरकार के 3 अंग होंगे और तीनों अंग अलग अलग कार्य करेंगे। एक कानून बनाएगा, एक कानून को लागू करेगा, और एक न्यायपालिका होगी। यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो वर्गीकरण है ये बहुत पहले अरस्तू कर चुका था। तो शक्ति पृथक्करण के जो प्रारंभिक विचार हमें मिलते हैं वो अरस्तू की अध्ययन पद्धति और अध्ययन इसके विचारों में मिलते हैं। हालांकि बाद में हम जब चर्चा करते हैं तो इसको जोड़ते मॉन्टेस्क्यू से है, जबकि प्रारंभिक चर्चा इसके अरस्तू कर चुका था। और देखें संविधानवाद के अलावा हम क्या कहते हैं अरस्तू के लिए। अरस्तू के लिए हम ये कहते हैं कि अरस्तू व्यवहारवादियों का परपिता है। अब ये व्यवहारवादियों का परपिता कैसे है, तो हमें राजनीति विज्ञान के जो संदर्भ में देखी वो बात हमें देखनी पड़ेगी। देखिए जो भी व्यवहारवादी है, चाहे वो डेविड ईस्टन है, चाहे आमंड है, जो शिकागो स्कूल की आप चर्चा करते हैं, ये अध्ययन करते वक्त तथ्यों पे बल देते हैं, ये अध्ययन करते वक्त आंकड़ों पे बल देते हैं, ये अध्ययन करते वक्त वैज्ञानिक पद्धति पे बल देते हैं। तो ऐसी ही अध्ययन पद्धति थी अरस्तू की। अरस्तू की पद्धति भी व्यवहारवादियों की तरह अनुभवात्मक थी, काल्पनिक नहीं बल्कि अनुभवात्मक, एम्पेरिटिकल या एम्पेरिसिज्म, कि आपने इंद्रियों से जो अनुभव किया है, जो देखा है, जो सुना है, वही सत्य है, बाकी सत्य नहीं है, बाकी तो कल्पनाएं हैं। फिर तो अनुभवात्मक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, तथ्यों और आंकड़ों के ऊपर बल, यही सब कुछ हमें व्यवहारवादियों में मिलता है। इसलिए हम अरस्तू के लिए कहते हैं कि ये व्यवहारवादियों का परपिता है। देखिए और क्या कहते हैं हम अरस्तू के लिए, हम ये भी कहते हैं कि ये जो समुदायवाद है, कि व्यक्ति बाद में है और समुदाय पहले है। समुदायवाद एक ऐसी धारा है जो कॉमन गुड की चर्चा करती है। कॉमन गुड कि इंडिविजुअल गुड की बजाय कॉमन गुड, एक व्यक्ति के हित की बजाय समुदाय का हित महत्वपूर्ण है, व्यक्ति की बजाय समुदाय पहले है। यह कहता है कि अगर समुदाय का भला हो गया, जिसको कि कायोनिया बोला जाता है, या अरस्तू उसको काइनोनिया बोलता है, कि काइनोनिया का अगर भला हो गया तो व्यक्ति का भला अपना आप ही हो जाएगा। तो व्यक्ति की भलाई है वो समाज की और समुदाय की भलाई में निहित है। ये नहीं है कि एक व्यक्ति की भलाई और दूसरे व्यक्ति की भलाई, फिर तीसरे व्यक्ति की भलाई, ये व्यक्तिगत भलाइयां मिलकर समुदाय की भलाई नहीं बनेगी, बल्कि समुदाय की भलाई हो गई तो व्यक्ति की भलाई अपने आप ही हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि चाहे वो मैंकीटायर हो, चाहे वो सैंडल हो, चाहे वो वाल्जर हो, चाहे अमिताई एटिजियोनी हो, कोई सा ही समुदायवादी हो, चाहे ये मैंकीटायर जैसे जो समुदायवादी हैं वो अरस्तू से ही प्रभावित है। तो ये समुदायवाद है। और इसी समुदायवाद से संबंधित एक और कंसेप्ट है नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो भी हमें प्रारंभ में अरस्तू में दिखाई देता है। मैं आपको पहले ये बता दूं कि सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज होता क्या है। देखिए ये बड़ा मॉडर्न कंसेप्ट है और राजनीति विज्ञान में ये बड़ी तेजी से पैर पसार रहा है, बड़ा बर्निंग इश्यू होता है नागरिक समाज। नागरिक समाज का तात्पर्य है कि आप शासन के क्षेत्र से बाहर रहकर
सरकार के क्षेत्र से बाहर रहकर, डायरेक्ट शासन कार्यों में इन्वॉल्व नहीं होकर समाज की भलाई के लिए जो कार्य करते हैं उस समाज को हम नागरिक समाज बोलते हैं। जैसे अपने यहां सिविल सोसाइटी देखनी हो तो आप ऐसे नहीं समझेंगे सिविल सोसाइटी क्या है, तब आपको सिविल सोसाइटी के मूवमेंट्स की चर्चा करनी पड़ेगी। अन्ना हजारे, देखिए अन्ना हजारे कोई सरकारी आदमी नहीं है, मेधा पाटकर कोई सरकारी कार्मिक नहीं है, सुंदरलाल बहुगुणा कोई सरकारी कार्मिक नहीं है। ये वो लोग हैं जो समाज में सक्रिय भूमिका के द्वारा समाज की भलाई करते हैं, चाहे वो पर्यावरण के क्षेत्र में भलाई करते हो, चाहे भ्रष्टाचार मुक्ति के रूप में समाज की भलाई करते हो, तो वो होता है नागरिक समाज। नागरिक समाज शासन कार्यों से बाहर के लोगों का ऐसा समुदाय, ऐसा समाज होता है जो सार्वजनिक भलाई के लिए कार्य करते हैं, सबकी भलाई के लिए कार्य करते हैं, उसको अपन सिविल सोसाइटी बोलते हैं। यानी सरकार के क्षेत्र से बाहर के लोग जो समाज की भलाई करते हैं वो है सिविल सोसाइटी। तो अरस्तु की जब हम नागरिक की परिभाषा देखते हैं कि नागरिक कौन होगा, सिटीजन कौन होगा, तो सिटीजन वो होगा जो सार्वजनिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी करेगा, कॉमन गुड के लिए कार्य करेगा, सबके हित के लिए कार्य करेगा, परहित के लिए कार्य करेगा। तो ये जो सार्वजनिक हित है, परहित है, समुदाय हित है, समाज हित है, यही बेस है नागरिक समाज का, यही बेस है समुदायवाद का। तब हमने कहा कि ये समुदायवाद और नागरिक समाज के जो कंसेप्ट हैं ये भी हमें शुरुआत में अरस्तु में दिखाई देते हैं। तो हमने चर्चा की कि अरस्तु किस किस चीज का प्रणेता है। तो हमने तीन चर्चा की कि इन तीनों का पिता है और इन तीनों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। अब हम अरस्तु को देखते हैं कि इसे हम राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं। लेकिन एक आधुनिक विचारक है जिसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो है होब्स। आधुनिक विचारकों में होब्स एक ऐसा व्यक्ति है जो अरस्तु के नैतिकता संबंधी विचारों को, सद्गुण संबंधी विचारों को वैज्ञानिक क्षेत्र में बाधा मानता है। तो कई बार सीधा क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा आधुनिक राजनीतिक विचारक है जो अरस्तु को राजनीति वैज्ञानिक नहीं मानता, अरस्तु के पॉलिटिक्स में जो वर्णित विचार है उनको वैज्ञानिक नहीं मानता और अरस्तु को राजनीति विज्ञान के पिता मानने का विरोध करता है, उसके अध्ययन पद्धति को वैज्ञानिक मानने से मना करता है। तो वो है थॉमस हॉब्स। जब हम समझौतावादी पढ़ते हैं तो हॉब्स लॉ को रूसो पढ़ते हैं, उनमें हॉब्स वो व्यक्ति है, आधुनिक राजनीतिक विचारक है जो हॉब्स को राजनीति वैज्ञानिक नहीं मानता। मैंकीटायर लिखता है, देखिए हम तो पहले तो ये देखें कि मैंकीटायर कौन है। मैंकीटायर समुदायवादी है एक। वो कहते हैं कि ये जो हॉब्स है इसको अरस्तु का एक तरीका पसंद नहीं आया कि अरस्तु जो चर्चा करता है फॉर्म और मैटर की, आत्मा और शरीर की, आकार और जड़ पदार्थों की जो चर्चा करता है, आत्म तत्व की जो चर्चा करता है, ये जो वर्गीकरण था ये हॉब्स को पसंद नहीं आया। क्योंकि हॉब्स है वो मूलतः मैटेरियलिस्टिक है, या हॉब्स है ये तो भौतिकवादी है जो जड़ पदार्थ को ही सत्य मानता है। इसलिए अरस्तु जब फॉर्म की चर्चा करता है, आत्मा की चर्चा करता है, आकार की चर्चा करता है, ये विचार हॉब्स को पसंद नहीं है। क्योंकि जब फॉर्म की चर्चा करता है, चेतन की चर्चा करता है, उसको हम आदर्शवादी या चेतनवादी बोलते हैं या प्रत्ययवादी बोलते हैं। और हॉब्स इसका उल्टा है, हॉब्स चेतनवादी की बजाय भौतिकतावादी है। चलिए
तो हमने चर्चा की कि ये जो फोरम वाला मैटर है, इस मुद्दे को लेके आकार प्रत्यय आत्मा का, आप फोरम कह लीजिए, आकार कह लीजिए, आत्मा कह लीजिए, इसी को प्लेटो आइडिया बोलता है, विचार बोलता है। इस मुद्दे को लेके होब्स विरोध करता है अरस्तु का, और ये कहता है कि अरस्तु ने जो नैतिकता की चर्चा की है, होब्स कहता है जो सद्गुणों की चर्चा की है, ये व्यर्थ है। ये साइंस में सद्गुण, नैतिकता, ये सब चीजें नहीं आती। तो हमने एक क्वेश्चन और तैयार किया कि कौन अरस्तु का विरोध करता है, और मैंकिटायर ने कारण बताया कि क्यों करता है होब्स। तो फॉर्म और मैटर के विभाजन की वजह से, सार और तत्व का जो सिद्धांत है अरस्तु का, उस वजह से विरोध करता है होब्स अरस्तु का। मैंकिटायर ने ये कहा है। तो हमने मैंकिटायर की चर्चा कर ली, जो कि समुदायवादी है। होब्स जो कि अरस्तु का विरोधी है, हमने उसकी भी चर्चा कर ली कि वो राजनीति विज्ञान का पिता या राजनीति विज्ञान को स्वीकार नहीं करता जो अरस्तु की है। तो ये हमने एक मजेदार सी चर्चा की कि अरस्तु की राजनीति विज्ञान को देन क्या है, ये हमने देखा। अब हम आगे बढ़ेंगे और अरस्तु की जो कृतियां हैं उनकी हम चर्चा करेंगे कि अरस्तु की पुस्तकें कौन कौन सी है, बुक्स कौन कौन सी लिखी। देखिए, अरस्तु की एक बुक्स जो अत्यंत प्रसिद्ध है वो तो हम पढ़ते हैं, वो है पॉलिटिक्स। और ये पॉलिटिक्स जो शब्द है वो बना है पोलिस से, और पोलिस हम बोलते हैं नगर राज्य को। देखिए, ये अलग अलग शब्द हैं, नगर राज्य, साम्राज्य और राष्ट्र राज्य। इन तीनों का अर्थ देख लेते हैं, छोटा छोटा अर्थ देखें, साधारण सी चर्चा करेंगे कि नगर राज्य क्या होते हैं। एक छोटे से आकार के कम जनसंख्या वाला एक नगर जितना बड़ा एक स्वायत्त और संप्रभु जो क्षेत्र होगा वो नगर राज्य कहलाया करता है। और ईसा से लगभग 300-400 साल पहले यूनान के अंदर छोटे छोटे संप्रभु नगर राज्य हुआ करते थे, जिनको पोलिस बोला जाता था। और इस पोलिस की जो गतिविधियों की चर्चा करती है वो पॉलिटिक्स है। इन नगर राज्यों को जीत के और सिकंदर ने एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण कर लिया। बाद में इसी साम्राज्य के आधार के ऊपर जो थे वो रोमन चले, रोमनों ने भी रोमन साम्राज्य का निर्माण किया कि बाद में नगर राज्यों का कंसेप्ट समाप्त हो गया और साम्राज्य आ गए बड़े बड़े। और आधुनिक युग में जो आए वो थे राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य का तात्पर्य है कि एक ही राष्ट्र के अंदर एक इतिहास, एक धर्म, एक जाति के लोग जब एक भूमि पे समाहित हो जाते हैं तो उसको हम राष्ट्र राज्य बोलते हैं। कभी डिटेल चर्चा होगी तो हम राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे। आज हम इतना ही समझ लें कि आधुनिक युग की देन है राष्ट्र राज्य। ये जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगीज है, ये शुरुआती राष्ट्र राज्य है। वेस्टफीलिया की जो संधि हुई 1648 में, वेस्टफीलिया की संधि, उसके बाद से राष्ट्र राज्य का एक कंसेप्ट आया। वेस्टफीलिया की संधि के बाद, वेस्टफीलिया एक जगह है जर्मनी में, यहां ये संधि हुई थी जिसको हम वेस्टफीलिया की संधि बोलते हैं। 1650 के दशक में इस संधि के बाद जो राज्य आपस में लड़ रहे थे उनके मध्य संधि हुई थी, और उन्होंने ये कहा था कि हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ब्रिटिश जहां रहते हैं उसको ब्रिटेन मान लेंगे, स्पेनिश रहते हैं वो स्पेन हो गया, पुर्तगीज रहते हैं वो पुर्तगाल हो गया, डच रहते हैं वो नीदरलैंड या हॉलैंड हो गया, जो फ्रांसीसी रहते हैं वो फ्रांस हो गया। और इन फ्रांसीसियों का एक राज्य होगा, उसको राष्ट्र राज्य कहलाने लगा। जब एक ही जाति के या धर्म के या एक इतिहास के या एक संस्कृति के लोग एक जैसी मानसिकता, मतलब ऐतिहासिक एकता वाले लोग जब एक जगह रहने लगते हैं एक धरती के टुकड़े के ऊपर, तब राष्ट्र राज्य का निर्माण होता है। तो एक आधुनिक कंसेप्ट है राष्ट्र राज्य। खैर, अपना मुद्दा ये नहीं है, अपने पॉलिटिक्स की चर्चा कर रहे हैं। पॉलिटिक्स शब्द पोलिस से बना है, पोलिस का तात्पर्य नगर राज्य, यानी जो पोलिस की गतिविधियों का अध्ययन करे वो पॉलिटिक्स।
अब आगे चलते हैं। ये पॉलिटिक्स ही मुख्य करती है अरस्तु की, निकोमेनियन एथिक्स। निकोमेनियन शब्द उसके बेटे के नाम से निकोमाचेस उससे लिया गया है, यानी ये उसके बेटे का नाम है निकोमाचेस, उसी के ऊपर लिखा हुआ है निकोमेनियन एथिक्स। इसी एथिक्स के नाम से एक और है यूडिमोनिया एथिक्स। यूडिमोनिया सुखी आनंद को बोलते हैं, यूडिमोनिया एथिक्स। अलंकार शास्त्र भी एक पुस्तक है। द पाइथागोरियंस। पाइथागोरस तो हमने अंकगणित में पढ़ा है, उसी के नाम पे है पाइथागोरियंस। ये भी एक पुस्तक है इनकी। एक पुस्तक इनकी और बड़ी महत्वपूर्ण है, द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान। और इसमें 158 संविधान वर्णित थे, लेकिन मुख्यतः अभी जो संविधान मिलता है इसमें वो सिर्फ एथेंस का संविधान मिलता है। तो बाकी संविधान तो गायब हो गए 158 संविधानों में से। तो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मुख्यतः एथेंस का संविधान है। कई बार सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन में मुख्यतः संविधान किसका है, तो एथेंस का है। तो ये हमने बुक्स की अरस्तु की, पॉलिटिक्स, निकोमेनियन एथिक्स, यूडिमोनिया एथिक्स, अलंकार शास्त्र रेथोट्रिक्स, द पाइथागोरियंस और द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि इसने बहुत सारी कृतियां लिखी है, लेकिन ये मुख्य कृतियां हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं। और इसके जो राजनीति के विचार है वो मुख्यतः पॉलिटिक्स के अंदर, निकोमेनियन एथिक्स में और द कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। पॉलिटिक्स में जो कुछ व्यवहारिक चर्चाएं की गई है, राजनीति की चर्चा की गई है, उसके लिए पहले नैतिक जो आधार निर्धारित किए गए हैं, नैतिकता की जो चर्चा की गई है वो यूडिमेनियन एथिक्स में है। और उस नैतिकता को व्यवहारिक रूप दिया गया है पॉलिटिक्स में, कि नैतिकता क्या है और राजनीति में फिर उस नैतिकता को लागू कैसे किया जाएगा, ये पॉलिटिक्स में लिखा हुआ है। तो ये हमने कुछ पुस्तकें की है अरस्तु की, पॉलिटिक्स, निकोमेनियन एथिक्स, यूडिमेनिया एथिक्स, अलंकार, रेथोट्रिक्स, द पाइथागोरियंस और द कॉन्स्टिट्यूशंस। कई बार पुस्तक ये देख लें आप, निकोमेनियन और ये एथिक्स, बाकी तो आपको याद रहता है। इन पुस्तकों के बाद एक मजेदार चर्चा करेंगे, और वो मजेदार चर्चा होगी कि अरस्तु की अध्ययन पद्धतियां कौन कौन सी है। तो हम अगले में अरस्तु की अध्ययन पद्धतियों की चर्चा करेंगे। अरस्तु की अध्ययन पद्धतियां, स्टडी मेथड्स। मैं आपको फिर बता दूं कि मेथड्स क्या होते हैं। ज्ञान प्राप्ति का एक तरीका है, निष्कर्ष पर पहुंचने का एक तरीका है, सत्य तक पहुंचने का एक तरीका है, उसको हम पद्धति बोलते हैं। कि आप किस पद्धति से सत्य तक पहुंचते हैं, निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, अंतिम ज्ञान तक पहुंचते हैं या ज्ञान तक पहुंचते हैं, ये है पद्धति, मेथड्स। स्टडी मेथड्स क्या है? तो देखिए, अरस्तु की जो अध्ययन पद्धतियों की चर्चा हम करते हैं तो आम तौर पे हम इस पद्धति की जरूर चर्चा करते हैं, और पूर्व में इसका हम व्यापक व्याख्यान कर चुके हैं। आगमनात्मक पद्धति, कई बार तो सीधा ही पूछ लिया जाता है कि इसका संबंध किससे है, इंडक्टिव मेथड्स। आगमनात्मक पद्धति, देखिए जब हम बेस तैयार कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस का, जब हमने प्लेटो की चर्चा की तब भी चर्चा की, आज छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। आगमनात्मक पद्धति ऐसे अरस्तु, ऐसे आगमनात्मक, और निगमनात्मक पद्धति है वो प्लेटो की। इस पद्धति को हम वैज्ञानिक पद्धति बोलते हैं। इस पद्धति में पहले तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, उसके बाद निष्कर्ष निकाले जाते हैं।
ये वो पद्धति है जो पहले विशेष का अध्ययन करती है फिर सामान्यीकरण करती है। जैसे कैसे? पहले अरस्तु 158 संविधानों का अध्ययन करेगा, जो 158 अलग अलग संविधान है जो विशेष है, फिर एक सामान्य निष्कर्ष निकालेगा कि इनमें जो सबसे अच्छी पद्धति है वो है पॉलिटी। ये फिर इसने निष्कर्ष निकाला, तो 158 संविधानों में पॉलिटी सबसे अच्छी है, ये इसका निष्कर्ष है। तो पहले विशेष फिर सामान्य, यानी ए मरेगा, बी मरा, सी मरा, कोई भी आप नाम ले लीजिए कि कल्याण है उसकी मृत्यु होगी, राजा राम है उसकी मृत्यु होगी, शिवेंद्र है उसकी मृत्यु होगी, कविंद्र है उसकी भी मृत्यु होगी, योगेंद्र है उसकी भी मृत्यु होगी। इसका मतलब मानव मरणशील है। तो पहले अलग अलग विशेष विशेष देखे और फिर आपने देखा कि एक सामान्य निष्कर्ष निकाला, तो ये विशेष से सामान्य की ओर बढ़ते हैं, यानी पहले ये अंश से पूर्ण की ओर चलती है। वैज्ञानिक पद्धति ऐसा ही करती है, इसको आगमनात्मक पद्धति बोलते हैं। तो ये है अरस्तु की पद्धति। इस पद्धति की वजह से भी हम कहते हैं कि अरस्तु है वो राजनीतिक विज्ञान का पिता है। और चलें आगे, और क्या है? हेलो, इसके बाद एक हम इनकी और पद्धति करते हैं, विश्लेषणात्मक पद्धति। यह भी वैज्ञानिक पद्धति है कि आप किसी भी चीज का निष्कर्ष निकालें उससे पहले आप उसका विश्लेषण करते हैं, उसके अलग अलग खंडों का अध्ययन करते हैं, फिर उसका संश्लेषण करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। अवलोकनात्मक पद्धति ये भी वैज्ञानिक पद्धति है कि आप कल्पना की बजाय उस चीज को देखते हैं, अपने इंद्रियों से उसका अवलोकन करते हैं। एम्पेरिसिज्म मेथड्स बोलते हैं, एम्पेरिकल मेथड बोलते हैं, अवलोकन या अनुभव। इसी अवलोकनात्मक कि आप अवलोकन करें, देखें। या फिर एक और पद्धति है अनुभवात्मक पद्धति। आप अपने अनुभव से बताते हैं, कल्पनाओं से नहीं बताते। आपने पहले अनुभव किया कि क्या अच्छा है, फिर सिद्धांतों का निर्माण किया। तो विश्लेषणात्मक पद्धति, अवलोकनात्मक पद्धति, अनुभवात्मक पद्धति। और देखिए इसकी जो सबसे और अच्छी पद्धति है वो है स्वदेशात्मक, टेलियोलॉजिकल मेथड। अब हम जो चर्चा करेंगे, खैर एक और पद्धति ऐतिहासिक पद्धति। देखिए ये आमतौर पे कम आती है ऐतिहासिक पद्धति, क्योंकि इसने जो 158 संविधानों का अध्ययन किया है, तो हो सकता है उस समय तो 158 संविधान नहीं थे, उसने कुछ पुराने संविधानों का अध्ययन भी किया है। उसके लिए ऐतिहासिक तथ्यों का अवलोकन करना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो वो पद्धति ऐतिहासिक भी है। तो आमतौर पर आप याद रखें कि अरस्तु की अध्ययन पद्धति है वो आगमनात्मक है, विश्लेषणात्मक है, अवलोकनात्मक है। और अरस्तु ने जिस पद्धति का सबसे व्यापक अध्ययन किया है वो है स्वउद्देश्यात्मक पद्धति। और इस पद्धति को हम बोलते हैं टेलियोलॉजिकल मेथड। जब हम राजनीति विज्ञान का फाउंडेशन तैयार कर रहे थे उस समय हमने इस स्वदेशात्मक कारणात्मक पद्धति का उद्देश्यपरक पद्धति, उद्देश्यपरक कह लीजिए, साध्यात्मक पद्धति कह लीजिए आप, या स्वउद्देश्य कह लीजिए। इंग्लिश में एक ही शब्द है, अपन इंग्लिश में करेंगे। टेलियोलॉजिकल मेथड क्या होता है हम इसकी व्यापक चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पद्धति के ऊपर कई बार टिपिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आजकल एक ट्रेंड चला है कि प्लेटो और अरस्तु के राजनीतिक विचारों को पूछने की बजाय उनके दार्शनिक विचारों के ऊपर ज्यादा चर्चा चलती है, उनके अध्ययन पद्धतियों से कई मजेदार चीजें उठा ली जाती है। तो अब हम टेलियोलॉजिकल मेथड को समझेंगे कि अरस्तु का जो टेलियोलॉजिकल मेथड है वो क्या है। अरस्तु की स्वदेशात्मक पद्धति। टेलियोलॉजिकल मेथड देखिए इसके नाम अलग अलग है। आप स्वदेशात्मक पद्धति को उद्देश्यपरक पद्धति भी कह सकते हैं,
आप इसको कार्य कारणात्मक पद्धति भी बोल सकते हैं। इस पद्धति का तात्पर्य या टीलियो का तात्पर्य, टीलियो शब्द टेलोस से बना है। यह इसको एक और बड़ा मजेदार नाम है इस पद्धति का, प्रयोजन मूलक। आप इसको प्रयोजन मूलक पद्धति भी बोल सकते हैं, आप इसको उद्देश्य परक भी बोल सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो भी चीज है उसका कोई न कोई प्रयोजन अवश्य है, कोई न कोई उद्देश्य अवश्य है। यानी यहां निरुद्देश्य कुछ भी नहीं है। कोई भी घटना, कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु निरुद्देश्य नहीं है। किसी न किसी का उद्देश्य अवश्य है, कोई न कोई उद्देश्य अवश्य, कोई न कोई प्रयोजन जरूर है। तो यही है टीलियोलॉजिकल मेथड। यानी हम जो आए हैं पर हमारा भी कोई न कोई प्रयोजन अवश्य है। वो प्रयोजन क्या है ये हमें खोजना है। बस इसी प्रयोजन की खोज करना, एक अच्छे प्रयोजन के ऊपर पहुंचना ही हमारे जीवन का ध्येय है। कुल मिला के हम ये कहें कि हम एक साध्य की प्राप्ति के लिए आए। चलिए हिंदू फिलोसॉफी की चर्चा करते हैं। हिंदू दर्शन ये कहता है कि व्यक्ति इस संसार में जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने के लिए आया है, ताकि वो मोह माया को त्याग के और अपने सद्कर्मों के द्वारा जन्म मरण का जो बंधन है, जो बार बार जन्मता है, मरता है और दुख पाता है, उसे छुटकारा पा जाए, मुक्त हो जाए। तो भारतीय दर्शन है या हिंदू दर्शन है वो मुक्ति की चर्चा करता है। उसको हम कैवल्य भी बोलते हैं, ये जैन उसको कैवल्य बोलते हैं। बौद्ध है उसको निर्वाण बोलते हैं। तो है क्या जीवन का उद्देश्य? मुक्ति प्राप्त करना, कैवल्य प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना, ज्ञान के बाद सद्गुणों के माध्यम से जीवन के इस चक्कर से छुटकारा पाना, यही है जीवन का प्रयोजन। तो इस प्रयोजनात्मक पद्धति को बड़ी अच्छी तरह से समझाया है अरस्तु ने। प्लेटो ने भी चर्चा की है, सुकरात ने भी चर्चा की है, लेकिन इसका व्यापक वर्णन नहीं कर पाए और अच्छी तरह से समझा नहीं पाए। इसकी जो बहुत अच्छी व्याख्या की है प्रयोजन मूलक, उद्देश्य मूलक या स्वउद्देश्यात्मक पद्धति की, वो अरस्तु ने की है। अब पहले हम क्वेश्चन क्या आते हैं और ये पद्धति है क्या, इसकी चर्चा करते हैं। कि हर चीज का एक प्रयोजन है। पहले इस प्रयोजन पे ही चर्चा करते हैं। अरस्तु कहता है कि व्यक्ति का जो प्रयोजन है वो है यूडिमोनिया। व्यक्ति का प्रयोजन या व्यक्ति का जो उद्देश्य है वो है यूडिमोनिया। यूडिमोनिया सुख को बोलते हैं या ऐसा खुशी को बोलते हैं, सुख को नहीं बोलते। यूडिमोनिया होते हैं खुशी, और यूडिमोनिया खुशी से कुछ ज्यादा थोड़ा सा बढ़ के होता है। इसका मतलब एक अच्छी सी तार्किक सी स्थिति है, वो है यूडिमोनिया। अब हम देखें कि प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य है यूडिमोनिया यानी खुशी को। कैसी खुशी? तो अरस्तु कहता है कि यूडिमोनिया यानी जो खुशी है या जो सुख है नैतिक जीवन जीना, सद्गुणी पूर्वक नैतिक जीवन और तार्किक जीवन जीना ही, यानी तर्कपूर्ण, यानी अंधविश्वासों के माध्यम से नहीं, तर्कपूर्ण तरीके से नैतिक जीवन जीना, सतत समुदाय भलाई के बारे में सोचना ही हमें खुशी देता है। यही है यूडिमोनिया। तो ये खुशी इसका पर्याय नहीं है। एक अच्छा सामुदायिक जीवन जीना तर्कपूर्ण तरीके से, सद्गुणी तरीके से, यही है यूडिमोनिया। ये है हमारे जीवन का उद्देश्य, हमारे जीवन का प्रयोजन। तो ये यूडिमोनिया है, ये तब आता है जब हमारे अंदर सद्गुण आते हैं। यानी यूडिमोनिया तभी आएगा जब हमारे अंदर सद्गुण होंगे। और सद्गुण भी अरस्तु कहता है दो प्रकार के होते हैं। कई बार यहां भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीवन का उद्देश्य, व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य यूडिमोनिया। यूडिमोनिया आएंगे सद्गुणों से,
और सद्गुण भी फिर दो प्रकार के होते हैं। एक जो सद्गुण है वो है सोफिया। सोफिया का तात्पर्य है बौद्धिक सद्गुण। बौद्धिक सद्गुण यानी सिद्धांत जिनकी हम चर्चा करते हैं, हमारी बुद्धि के अंदर सद्गुण, हमारे सिद्धांत हैं, वो सद्गुण ही होने चाहिए। और दूसरा है वो है प्रोनेसिस। प्रोनेसिस का तात्पर्य है कि शारीरिक सद्गुण, यानी हम जो क्रिया करें वो भी सद्गुण ही हो। प्रोनेसिस, ये कई बार ये शब्द आ जाते हैं। ये है व्यवहारिक सद्गुण कि एक आपकी बुद्धि अच्छी है, बुद्धि अच्छी से होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आप उस बौद्धिक कार्यों को व्यवहार में भी ढालें, व्यवहार में भी आप सद्गुण का प्रयोग करें, वो होता है व्यवहारिक सद्गुण। तो सोफिया और फोनेसिस की चर्चा करता है। तो मुद्दा ये चला कि हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है, मानव क्यों आया है। तो मानव यूडिमोनिया के लिए, सद्गुणों के लिए आया है, बौद्धिक सद्गुणों के लिए आया है, व्यवहारिक सद्गुणों को, उन बौद्धिक सद्गुणों को व्यवहार में ढालने के लिए आया है। तो फिर राज्य क्यों आया है। मैंने कहा हर एक ब्रह्मांड में जो भी चीज है उसका एक उद्देश्य है। तब अरस्तु कहता है तो राज्य का उद्देश्य है वो आत्मनिर्भरता है। राज्य का जो प्रयोजन है वो आत्मनिर्भरता है, यानी व्यक्ति आत्मनिर्भर, उसका उद्देश्य आत्मनिर्भर होना नहीं है, राज्य का उद्देश्य आत्मनिर्भर होना। व्यक्ति तो उसके ऊपर निर्भर है, हाँ, व्यक्ति उस राज्य के अंदर रह के यूडिमोनिया की प्राप्ति कर सकता है, वो बौद्धिक और व्यवहारिक सद्गुणों का, सोफिया और प्रोनेसिस का विकास कर सकता है, वहां रह के आनंद ले सकता है, खुशी की खोज कर सकता है। ये चीजें राज्य के अंदर ही मिलती है, राज्य से बाहर नहीं मिलती ये चीजें। हम इस स्वदेशात्मक पद्धति की चर्चा कर रहे थे, प्रयोजन मूलकता या टीलियोलॉजिकल मेथड की चर्चा कर रहे थे। अब इस टीलियोलॉजिकल मेथड्स को हम समझने की और कोशिश करते हैं। टीलियोलॉजिकल मेथड, देखिए इस संसार में जितनी भी गतिविधियां हो रही है, जो गतियां हो रही है, जो रिजल्ट आ रहे हैं, इस सृष्टि का सार तत्व क्या है, कौन सा तत्व है जो इस पूरे सृष्टि का संचालन कर रहा है। तो देखिए इस मुद्दे के ऊपर दो है कि इस सृष्टि का सार तत्व क्या है। मेटाफिजिक्स में यही पढ़ते हैं कि तत्व, मूल तत्व क्या है इस सृष्टि का। मेटाफिजिक्स यही बताती है मूल तत्व। तो मूल तत्व को लेके भेद है। कुछ विचारक कहते हैं कि आत्मा मूल तत्व है, जिसको फोरम बोलता है अरस्तु। कुछ लोग कहते हैं कि मैटर है, जिसको जड़ बोला जाता है, फोरम को आकार बोला जाता है। आप इसको आत्मा कहिए, इसको शरीर कहिए। तो मूल तत्व या तो आकार हो सकता है या जड़ पदार्थ हो सकता है, या तो आत्मा इस संसार का संचालन कर रही है। शरीर तो जड़ है, ये अपने आप नहीं चल सकता, तो आत्मा इसको चलाती है। आत्मा ही विचार पैदा करती है, आत्मा ही अच्छा और बुरा जीवन बनाती है, आत्मा में ही ज्ञान और अज्ञान भरा होता है। तो हमारा जीवन वैसे ही होगा जैसे हमारी आत्मा में ज्ञान होगा। तो आत्मा है, वो है मूल तत्व। चार्वाकवादी हैं जो भौतिकतावादी हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, आत्मा परमात्मा नाम का कोई सत्ता नहीं होती, ये शरीर ही मुख्य है, इस शरीर में संवेग होती है, वेदनाएं होती है, इच्छाएं होती है, ये इच्छाएं ही व्यक्ति का जीवन चलाती है, आत्मा परमात्मा कुछ नहीं होता। तो शारीरिक सुख ही महत्वपूर्ण है। तो फिर कहते हैं, इनको हम भौतिकतावादी बोलते हैं, मैटर को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो फिर इस संसार का मूल तत्व है क्या। अरस्तु कहता है, प्लेटो तो अलग कह गया, प्लेटो कहता है संसार का मूल तत्व तो फॉर्म है, आइडिया है, विचार है। जिसको आइडिया बोलता है प्लेटो, उसको अरस्तु फॉर्म बोलता है। हम इतने दर्शन में नहीं जाएंगे। अरस्तु कहते हैं नहीं नहीं, जितना महत्वपूर्ण तत्व फॉर्म है उतना ही महत्वपूर्ण तत्व मैटर है। तो इस संसार में गति और परिणाम जितने भी हैं उनके लिए दोनों तत्व महत्वपूर्ण है, फॉर्म भी और मैटर भी। फॉर्म है जो गति देती है,
अगर मैटर नहीं होगा तो फोरम गति देगी किसको? नहीं आया समझ में? वापिस चलते हैं। आत्मा है लेकिन शरीर नहीं है, तो आत्मा काम किसके माध्यम से करेगी? वास कहां करेगी? घर कहां होगा उसका? तो उसके लिए शरीर भी महत्वपूर्ण है। शरीर है लेकिन आत्मा नहीं है, तो शरीर चलेगा कैसे? गति कैसे करेगा? तो देखिए दोनों चीजें जुड़कर कार्य करती है। आत्मा शरीर में वास करती है और शरीर का संचालन करती है। शरीर आत्मा का घर है। तो देखिए एक दूसरे पे अंतर्निर्भर चीजें हैं। आत्मा और शरीर दोनों ही जरूरी है, फोरम भी और मैटर भी। आत्मा शरीर के बगैर नहीं रह सकती और शरीर आत्मा के बगैर नहीं रह सकता, ऐसा कहना है अरस्तु का। तो अब फिर ये आत्मा और ये शरीर, ये अपने प्रयोजन तक कैसे पहुंचते हैं? इसके लिए एक कारणता सिद्धांत है कि 4 कारण हैं, यानी 4 ऐसे चरण हैं जिनको पार करके और एक फोरम और मैटर अपने प्रयोजन तक पहुंचते हैं, अपने साध्य तक पहुंचते हैं, अपने उद्देश्य तक पहुंचते हैं। वो क्या है? इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो अरस्तु कहता है कि पहला जो कारण है वो है मटेरियल। हम इंग्लिश में करेंगे क्योंकि हिंदी के बहुत सारे पर्याय शब्द हो जाएंगे। मटेरियल कोज है। दूसरा जो कोज है वो एफिशिएंट कोज है। तीसरा जो कोज है वो है फॉर्मल कोज, कि हम कैसे अपने साध्य तक पहुंचते हैं। ये साध्य तक पहुंचने का मार्ग है या प्रयोजन तक पहुंचने का मार्ग है। ये कैसे पहुंचते हैं कि पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, और अंत में आता है फाइनल कोज। देखिए क्वेश्चन जो आता है वो यहां से उठता है। ये एक के बाद एक आते हैं, इनकी जो सीरीज है वो टूटती नहीं है। मटेरियल कोज, कि हमें अपने प्रयोजन तक, साध्य तक पहुंचना है, तो हम कैसे पहुंचते हैं? हम एक पत्थर है, संगमरमर है। मैंने कहा इस ब्रह्मांड में हर चीज का एक प्रयोजन है। संगमरमर नहीं ले, अपन मिट्टी ले लेते हैं कि मिट्टी का भी क्या है, कोई न कोई प्रयोजन है। मिट्टी भी बगैर प्रयोजन के नहीं, भले वो निर्जीव है, वो भी बगैर प्रयोजन के नहीं है। तो सबसे पहले मटेरियल कोज आता है, सबसे पहले एक मिट्टी आती है। देखिए वो कैसे आगे बढ़ती है। यह संगमरमर आता है, एफिशिएंट कोज, फिर मिट्टी से करें तो फिर आता है कुम्हार। कुम्हार वो है, ये है मिट्टी। कुम्हार गति देता है इस मिट्टी को, यानी गति व परिणाम देता है इसको, गति देता है इसको। फिर आता है फॉर्मल कोज। उस कुम्हार के दिमाग में एक आकार उभरता है, एक फॉर्म उभरता है कि इस मिट्टी से हमें बनाना क्या है। घड़ा बनाना है, सुराही बनानी है, दीपक बनाना है, या कोई गमला बनाना है, या हमें पेंसिल स्टैंड बनाना है। उस मिट्टी का हमें यूज क्या करना है, वो उसके दिमाग में एक आकार आता है, उसका एक फॉर्म उभरता है उसका, और फिर वो उसको एक आकार दे देता है, और वो आकार है, वो है उसका साध्य, यानी साध्य तक पहुंच गया। अगर उसने घड़ा दिया है तो उसका एक साध्य है पानी को ठंडा करना। अगर उसने पेन स्टैंड बनाया तो उसका उद्देश्य है पेन को टिकाना। अगर उसने दीपक बनाया है तो उसका उद्देश्य है फिर जलना। तो देखिए हम कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे हम कोई भी चीज अपने साध्य तक, अपने प्रयोजन तक, अपने उद्देश्य तक पहुंचती है। सीधी नहीं पहुंचती। जैसे कि प्लेटो कह देता है कि हरेक का उद्देश्य पहुंचती कैसे है, इसके लिए मैटर भी जरूरी है, तो मटेरियल जरूरी है। सबसे पहले मटेरियल आएगा। देखिए हम घर बनाते हैं, सबसे पहले देखिए अंत में उद्देश्य तक पहुंचेंगे। हम अपने उद्देश्य तक पहुंचते कैसे, कोई भी चीज कैसे उद्देश्य तक पहुंचती है। चलिए सबसे पहले मटेरियल आएगा, बजरी, पत्थर, सीमेंट वगैरह आएगा। फिर राजमिस्त्री यानी मिस्त्री आएगा जो उन सबको जोड़ने वाला होगा। उसके दिमाग में एक आकार आएगा घर का, कि घर में 4 कमरे बनाने हैं, 2 कमरे बनाने हैं, 3 कमरे बनाने हैं।
और फिर वो क्या करेगा, उसके आकार के अकॉर्डिंग उसको घर को बना देगा। अब वो उसने क्या बनाया, उसने धर्मशाला बनाई तो उसका उद्देश्य अलग है, उसने विद्यालय बनाया तो उसका अलग अलग उद्देश्य है, विश्वविद्यालय बनाया तो उसका प्रयोजन अलग है, और उसने घर बनाया तो उसका उद्देश्य अलग है, शॉप बनाई है तो उसका उद्देश्य अलग है। तो देखिए वो जो मटेरियल था वो अपने कहां तक पहुंच गया, अपने फाइनल कोज तक पहुंच गया। पहले संगमरमर आएगा, फिर मूर्तिकार आएगा, फिर उसके दिमाग में मूर्ति की तस्वीर आएगी, फिर वो मूर्ति बनेगी। अब उसका उद्देश्य है, मूर्ति हनुमान जी की बनी है तो मंदिर में जाएगी, अगर वो मूर्ति किसी देवता की बनी है, उसकी महापुरुष की बनी है तो किसी चौक चौराहे पे जाएगी, अगर वो मूर्ति है वो पशु पक्षी की बनी है तो घर की सजावट के काम आएगी। तो उसका प्रयोजन क्या है, पूजा है, रेगुलर पूजा है, चौक चौराहे की सुंदरता है, घर की सुंदरता, इसके प्रयोजन है। ऐसे ही हम हैं, हम जो आए हैं, हमारा भी मानव का, कुल मिला के मानव का प्रयोजन ढूंढना है कि हम क्यों आए हैं और हम कैसे अपने प्रयोजन तक जाते हैं, वैज्ञानिक तरीके से हम समझें। तो फिर देखिए अरस्तु कितना एडवांस था कि सबसे पहले मां के अंडाणु आते हैं। अंडाणु क्या है, एक मैटर है, मटेरियल है, कच्चा माल है अंडाणु। देखिए हमें भी पता है कि मां के अंडाणु का कोई रूप नहीं होता। फिर एफिशिएंट कोज आता है, एफिशिएंट कोज के रूप में पिता आता है। पिता है वो संतान को आकार देता है, यानी पिता के जो शुक्राणु होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं, ऐसा मान लेते हैं, वो संतान को आकार देते हैं, वो लड़का होगा या लड़की होगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यानी उसने उसको आकार दिया, पहले माँ आई, फिर पिता आया, फिर संतान का क्या होगा, वो पिता ने उसको आकार दिया, पिता के शुक्राणु ने उसको आकार दिया, और अंत में फिर वो जो हम पैदा हो गए, हमारा कोई ना कोई उद्देश्य। अगर हम औरत हैं, हम पुरुष हैं, हम सुबुद्धि हैं, हम कुबुद्धि हैं, हम सद्गुणी हैं, हम असद्गुणी हैं, हम दास हैं, हम मालिक हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर उसका एक उद्देश्य होता है, तो एक प्रयोजन होता है उसके। तो हम जो आए हैं हमारा भी एक प्रयोजन है। तो पहले माँ, फिर पिता के द्वारा एक आकार देना संतान को, और फिर संतान की उत्पत्ति और उसका प्रयोजन। तो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि मटेरियल को एक तो ये पूछा जाता है कि पहले क्या आता है, तो सब पहले मटेरियल आता है, फिर उस मटेरियल का करना क्या है वो निर्धारण करने वाला व्यक्ति आता है, एफिशिएंट कोज आता है, फिर उस निर्धारण करने वाले के दिमाग में एक आकार आता है, एक फॉर्म आता है, इसका बनाना क्या है, और फिर उस जो बन गया उसका फाइनल कोज, उद्देश्य क्या है, उसका साध्य है, उसका प्रयोजन क्या है, ये आता है। तो कई बार तो इनकी सीरीज आती है कि पहले कौन सा आता है, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा, एक सीरीज में चलते हैं, 1 2 3 4, आपको गड़बड़ कभी भी पहले फाइनल कोज नहीं आएगा, सबसे पहले मटेरियल कोज ही आएगा, ये तो ये ध्यान रखें। फिर गति कौन पैदा करता है, फॉर्म किसके क्या होता है, किसके दिमाग में उभरता है, साध्य का निर्धारण कहां से होता है, ये फिर कई बार मिलान करना पूछते हैं। तो बताओ गति कौन देता है, एफिशिएंट कोज गति देता है। आकार का उभरना क्या कहलाता है, फॉर्मल कोज कहलाता है। अंतिम साध्य फाइनल कोज कहलाता है। मटेरियल जिसमें गति दी जाती है, ये तो गति दी जाएगी, ये गति देने वाला है। ये मिट्टी है जिसको गति दी जाएगी, ये देने वाला कुम्हार है जो गति देगा, तो ये गति पैदा करने वाला है एफिशिएंट कोज जो होता है। तो ये हमने टेलियोलॉजिकल मेथड पढ़ा कि हम जो आए हैं हमारा कोई न कोई इस संसार में आने का उद्देश्य या प्रयोजन है। राज्य का उद्देश्य है, परिवार का उद्देश्य है, मनुष्य का उद्देश्य है, दास का उद्देश्य है, मालिक का उद्देश्य है, हर चीज फिर इसी चीज के ऊपर निर्भर करती है। तो ये हमने अध्ययन पद्धतियां देखी अरस्तु की, जिसमें से टेलियोलॉजिकल मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। हमने आगमनात्मक पद्धति देखी, और हमने अगर दूसरी एक और याद रखना चाहिए महत्वपूर्ण पद्धति, तो वो टेलियोलॉजिकल मेथड था। अब इस मेथड के बाद मैं आपको अरस्तु ने ज्ञान की 3 श्रेणियां बताई है, 3 कैटेगरीज ऑफ नॉलेज बताया है। तो अरस्तु के द्वारा वर्णित, ये आगे बहुत काम आएगी, बार बार इनकी चर्चा आएगी, तो आप ध्यान से सुन लें। ज्ञान की 3 श्रेणियां है, कौन कौन सी ज्ञान की 3 श्रेणियां, हम इनकी चर्चा कर लेते हैं। अरस्तु कहता है ज्ञान की 3 श्रेणियां। पहली जो श्रेणी है वो थेरिया है, दूसरी जो श्रेणी है
वो पोइसिस है। और तीसरी जो श्रेणी है ये प्रैक्सिस है। ये 3 श्रेणियों का ज्ञान है, थ्योरिया, पोइसिस और प्रैक्सिस। ये 3 प्रकार की श्रेणी है ज्ञान की। थ्योरिया हम थियरी को बोलते हैं, यानी इसमें सैद्धांतिक ज्ञान आता है। यानी ज्ञान 3 प्रकार का होता है, सैद्धांतिक ज्ञान। पोइसिस उत्पादक ज्ञान है, यानी प्रोडक्टिव। और प्रैक्सिस है, ये व्यवहारिक ज्ञान है। इसमें थ्योरिया में हम क्या करते हैं, देखिए बड़ी मजेदार है, आप देखना। थ्योरिया में थिंकिंग आती है, पोइसिस में मेकिंग आता है, और प्रैक्टिस में ड्राइंग आता है। ये बड़ी मजेदार चर्चा है, अभी थोड़ा समझेंगे और देखें, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। ये जो धर्मशास्त्र है, ये जो मैथ्स है, ये जो भौतिकी है, फिजिक्स जिसको आप बोलते हैं भौतिकी, ये सब थ्योरिया है, सैद्धांतिक ज्ञान है। तो फिर उत्पादक ज्ञान, प्रोडक्टिव नॉलेज कौन सा है, जिसके द्वारा हम निर्माण करते हैं? तो अलंकार शास्त्र, अलंकरण, साहित्य, रेथोट्रिक साहित्य, ये जो ड्रामा वगैरह है, जितना भी कविताएं हैं, कहानियां हैं, अलंकार शास्त्र और साहित्य, ये उत्पादक ज्ञान है। तो फिर व्यवहारिक ज्ञान क्या है? अब बड़ी मजेदार चर्चा आ गई। तो व्यवहारिक ज्ञान है जो एथिक्स है, नैतिकता से संबंधित जो नीति शास्त्र है ये, और राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान कह लो, ये है व्यवहारिक ज्ञान। अब हम एक एक करके चर्चा शुरू करते हैं। बड़ी मजेदार चर्चा है कि ज्ञान 3 प्रकार का होता है, या तो सोचो, फिर उसका कोई निर्माण करना किसी भी चीज का, और या उसको व्यवहार में ढालना। ये 3 प्रकार का ज्ञान होता है, थिंकिंग, मेकिंग एंड डूइंग। हम पहले प्रकार का ज्ञान करते हैं, ये सैद्धांतिक ज्ञान है, यानी इसमें तर्क के माध्यम से सत्य का पता किया जाता है कि सत्य है क्या। ज्ञान की खोज की जाती है, सत्य ज्ञान की खोज की जाती है तर्क के माध्यम से, वो होता है सैद्धांतिक ज्ञान। इसमें बहस होती है, थियोलॉजी है, गणित है, भौतिकी है, ये इसके तहत आते हैं, यानी सिद्धांतों की खोज की जाती है। फिर चीजों का जो निर्माण होता है, अलंकार करना, उनका निर्माण करना और साहित्य लिखना, ये सब उत्पादक ज्ञान है, पोइसिस है। और प्रैक्टिस होता है इन सिद्धांतों को, निर्धारित सिद्धांतों को व्यवहार में डालना। क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उसके अकॉर्डिंग जीवन जीना। राजनीति के सिद्धांत क्या है? सद्गुणों के अकॉर्डिंग राजनीति करना, तार्किक, समुदायवादी, जनहित की राजनीति करना, ये है प्रैक्टिस। और हम जो ये देखते हैं ना कि हम क्यों कहते हैं अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता, ये इस वजह से कहते हैं कि इन्होंने समस्त ज्ञान को दर्शन शास्त्र में समाहित नहीं कर दिया, बल्कि इन्होंने ज्ञान की अलग अलग कैटेगरीज बांट दी, और उन्होंने ज्ञान को व्यवहारिक और सैद्धांतिक में बांट दिया। इस वजह से हम उनको पिता बोलते हैं राजनीति विज्ञान का। सैद्धांतिक ज्ञान अलग है, व्यवहारिक ज्ञान अलग है। व्यवहारिक ज्ञान में आते हैं एथिक्स और पॉलिटिकल साइंस। एथिक्स का तात्पर्य होता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या शुभ है और क्या अशुभ है, हमारे कर्मों को हमें कैसा करना चाहिए और हमारे कर्मों का संचालन कैसा हो, ये है एथिक्स। राजनीति जो राज्य के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, समुदाय के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये इसके बारे में बताई, वो है राजनीति शास्त्र।
तो फिर इन सब में थेरिया, पोइसिस और प्रैक्सिस, ये देखिए ग्रीक भाषा के शब्द है, एथेंस में जो भाषा बोली जाती है, यूनानी भाषा कह लीजिए, उसके शब्द है ये। इनमें श्रेष्ठ क्या है? तो ये ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान सिद्धांत से नहीं होता, उस ज्ञान को आपने व्यवहार में ढाला है या नहीं डाला। आप हमेशा राम 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 करते रहते हैं, लेकिन आप बगल में रखते हैं छुरी, तो राम राम तो सिद्धांत है, बड़े अच्छे हैं, लेकिन बगल में छुरी रखते हैं, इसका मतलब व्यवहार में उसका पालन नहीं करते। तो ज्ञान है वो व्यवहारिक ज्ञान होता है, वो सर्वोच्च ज्ञान होता है। और चूंकि व्यवहारिक ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान होता है, इसीलिए जो राजनीति शास्त्र है इसको प्लेटो मास्टर साइंस बोलता है। ये हुई ना बात, मास्टर साइंस, क्योंकि ये सर्वोच्च साइंस है, ये सर्वोच्च विज्ञान है जिसको व्यवहार में डाला जाता है। छोटी सी और चर्चा करते हैं कि मास्टर साइंस क्यों है। हमने देखा कि सर्वोच्च ज्ञान है वो है प्रैक्सिस, और प्रैक्सिस में हम कार्य करते हैं, ज्ञान को, सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में डालते हैं एथिक्स और राजनीति शास्त्र के माध्यम से। और राजनीति एथिक्स को भी राजनीति शास्त्र के माध्यम से ही डाला जाता है व्यवहार में। क्या अच्छा है क्या बुरा है आपको राजनीति में करके दिखाना होता है, इसीलिए इसको मास्टर साइंस बोला जाता है। अब इस थोड़ी सी चर्चा इस मास्टर साइंस की कर लेते हैं। ज्ञान की 3 श्रेणियों के बाद हम इस मास्टर साइंस की चर्चा करें कि राजनीति विज्ञान को आखिर मास्टर साइंस क्यों बोलता है प्लेटो, सॉरी अरस्तु के अकॉर्डिंग राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान मास्टर साइंस है। ये इसलिए है क्योंकि अरस्तु का एक और छोटा सा विचार है, साध्यों का श्रेणी तंत्र, हायरार्की ऑफ एंड्स, उद्देश्य या प्रयोजन का श्रेणी तंत्र, कि जो भी एक विषय है वो एक प्रयोजन को पूरा करता है। औषधि विज्ञान है वो एक प्रयोजन को पूरा करेगा, आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा, ये उसका प्रयोजन है। केमिस्ट्री है वो एक प्रयोजन को पूरा करेगा, मैथ्स है वो एक प्रयोजन को पूरा करेगा, थियोलॉजी धर्म है वो एक प्रयोजन को पूरा करेगा। लेकिन राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है जो इन सब विषयों के ऊपर है, क्योंकि अगर राजनीति अच्छी होगी तो ही तो वहां शिक्षा अच्छी होगी, वहां धर्म अच्छा होगा, वहां अर्थशास्त्र अच्छा होगा, वहां के लोगों का समुदाय अच्छा होगा, उनका जीवन अच्छा होगा। अगर राजनीति बुरी है तो उस समाज का कोई भला नहीं कर सकता। तो राजनीति विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान है, वो मास्टर साइंस है, क्योंकि अगर ये साइंस अच्छी है, इसका अध्ययन अच्छा है, इसका ज्ञान अच्छा है, इसका व्यवहार अच्छा है, तो मान लीजिए कि उस राज्य में सब कुछ अच्छा है, इसलिए मास्टर साइंस बोलता है। तो जितने भी साध्य हैं उनमें सर्वोच्च साध्य है वो है राजनीति, यानी तर्क पूर्वक समाज के कल्याण के लिए कार्य करना है राजनीति। तो जितने भी विषय हैं उनकी एक हायरार्की है, श्रेणी तंत्र एक सीढ़ी की तरह है, ऐसे मान लीजिए। इसमें सबसे नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, ऊपर ही ऊपर के पाले पे जो श्रेणी सीढ़ी के ऊपर बैठी है वो बैठी है पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स बैठी है। अगर पॉलिटिक्स अच्छी है, देखिए किसी यथा राजा तथा प्रजा, यही है इसका तात्पर्य। राजनीति अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, राजनीति बुरी है तो सब कुछ बुरा है। तो ये था साध्यों का श्रेणी तंत्र या मास्टर साइंस। अब हम देखें, दोबारा चलें, फिर ज्ञान कौन सा सर्वोच्च है, क्या थेरिया है, पोइसिस है या प्रैक्सिस है? तब ये बोला गया कि सर्वोच्च ज्ञान है वो प्रैक्सिस है। प्रैक्सिस का तात्पर्य है कि किसी भी ज्ञान को व्यवहार में डालना, तो व्यवहारिक ज्ञान अच्छा होता है। तब हम कहते हैं कि 1000 या 1,00,000 शब्दों के ऊपर एक कर्म भारी होता है। एक सदकर्म है वो 1,00,000 अच्छे शब्दों के ऊपर भारी रहता है। तो क्या करें, कर्म अच्छे करें, यही है, काम आपके अच्छे होने चाहिए। तो ये है प्रैक्सिस। प्रैक्सिस का तात्पर्य है कि ज्ञान सिद्धांतिक की बजाय व्यवहारिक होना चाहिए। जो आपने सिद्धांत निर्माण किया है वो व्यवहारिक होना चाहिए।
उसे जीवन में ढाला जा सके। तो इस प्रैक्सिस की जो शुरुआती चर्चा की है, क्योंकि राजनीति विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसको सिद्धांत में ढाला जा सकता है, व्यवहार में ढाला जा सकता है। इस प्रैक्सिस की बाद में चर्चा बहुत अन्य विचारक भी करते हैं। इसकी चर्चा बहुत अच्छी तरह से करता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स प्रैक्सिस की चर्चा करता है। नव मार्क्सवादी है एंटोनियो ग्राम्सी, ये इसकी चर्चा करता है। हम हन्ना आरेंट की चर्चा करते हैं। जब हम परंपरागत सिद्धांत शास्त्री जो समकालीन है उनकी चर्चा करते हैं, हन्ना आरेंट इसकी चर्चा करती है। जीन पॉल सार्त्रे इसकी चर्चा करता है। तो है क्या दरअसल प्रैक्सिस? तब कार्ल मार्क्स के शब्दों में कार्ल मार्क्स बड़ी जोरदार बात कहता है। कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक है जिसके बहुत बार पूछा जाता है, थीसिस ऑन फायरबाख। देखिए, फायरबाख एक फिलोसोफर था जर्मनी का। कार्ल मार्क्स के ऊपर हेगल और फायरबाख दोनों का प्रभाव था। फायरबाख के ऊपर उसने एक थीसिस लिखी। उस थीसिस में इसने लिखा है कि आज तक जितने भी दार्शनिक हुए हैं उन्होंने सिर्फ व्याख्या की है, दर्शन की बड़ी सुंदर व्याख्या की है, जीवन की बड़ी सुंदर व्याख्या की है, संसार की बड़ी सुंदर व्याख्या की है। लेकिन इस संसार को सुंदर बनाया कैसे जाए, मुद्दा तो ये है। सुंदर गुलाबों की कल्पना तो की जा सकती है, लेकिन उन गुलाबों के लिए एक अच्छी भूमि कैसे तैयार की जाए, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दर्शन सिर्फ व्याख्या का मामला नहीं है, बल्कि दर्शन व्यवहार में भी ढाला जाए, यह है प्रैक्सिस। तब थीसिस ऑन फायरबाख में कार्ल मार्क्स लिखता है कि दार्शनिकों ने व्याख्या तो बहुत सुंदर की है, लेकिन ऐसा संसार बनाया कैसे जाए, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कार्ल मार्क्स का। तो यह है प्रैक्सिस। ग्राम्सी भी कहता है कि सिद्धांत वही अच्छे हैं जिन्हें हम व्यवहार में ढाल सके। ऐसा ही हन्ना आरेंट बोलती है, ऐसे जीन पॉल सार्त्रे बोलता है। तो ये प्रैक्सिस जो आया है ये अरस्तु से आया है, और ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ज्ञान को व्यवहार में ढालना। हमारे देश के साथ संकट क्या है, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लोग, लेकिन उनको व्यवहार में नहीं डालते। तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो आप जब सिद्धांतों के अकॉर्डिंग अपना जीवन जीते हैं, जैसे गांधी जी जिया करते थे, तब हम कहते हैं कि वो प्रैक्टिस का निर्माण करता है। तो ज्ञान सैद्धांतिक की बजाय व्यवहारिक ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस हमें व्यवहारिक ज्ञान देती है जीवन को सुधारने का, इसलिए वो सर्वोच्च विज्ञान या मास्टर साइंस बोला जाता है। साध्यों के श्रेणी तंत्र में सबसे ऊपर है, अरस्तु बोलता है ये। तो ये हमने ज्ञान की 3 कैटेगरीज के साथ साध्यों का श्रेणी तंत्र किया। पॉलिटिकल साइंस, मास्टर साइंस की चर्चा की, प्रैक्टिस की चर्चा की, कार्ल मार्क्स की भी हमने चर्चा कर ली। और हम क्यों अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता बोलते हैं, हमने इसकी भी चर्चा कर ली। तो पॉलिटिक्स इज ए मास्टर साइंस, हायरार्की ऑफ एंड्स में सबसे ऊपर बैठी है ये मास्टर साइंस। सद्गुणित जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए बड़ी जरूरी है मास्टर साइंस। तो आज हमने चर्चा की अरस्तु की जीवन पद्धति की, कि अरस्तु स्टेजिरा में पैदा हुआ, एक शिक्षक के घर पैदा हुआ, प्लेटो का शिष्य और सिकंदर का गुरु था। सिकंदर की मौत के बाद ये कह के इसने एथेंस छोड़ दिया कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध नहीं करने दूंगा। चलिए, उसके बाद हमने अरस्तु की बुक्स की, पॉलिटिक्स की, निकोमेनियन एथिक्स की, यूडिमेनियन एथिक्स की, रेथोट्रिक्स की, अलंकार शास्त्र की, या द पाइथागोरियंस एक पुस्तक की। हमने ये भी किया कि अरस्तु किस किस चीज का प्रणेता है और कौन से महत्वपूर्ण विचार थे जो सर्वप्रथम अरस्तु ने प्रकट किए। तो हमने कहा अरस्तु राजनीति विज्ञान का पिता है, अरस्तु संविधानवाद का पिता है, तुलनात्मक राजनीति का पिता है, व्यवहारवादियों का प्रेरणा स्रोत है ये, समुदायवादियों का प्रेरणा स्रोत है ये, इसने नागरिक समाज का कंसेप्ट दिया था। ये हमने चर्चाएं की। फिर हमने अरस्तु की अध्ययन पद्धतियां की, आगमनात्मक पद्धति और टेलियोलॉजिकल पद्धति की। टेलियोलॉजिकल में मैंने कहा सबसे पहले मटेरियल कोज आता है, फिर 2 नंबर के ऊपर आता है एफिशिएंट कोज, फिर 3 नंबर के ऊपर आता है आपका फॉर्मल कोज, और अंत में आता है फाइनल कोज। याद नहीं रहे तो इतना तो याद रख लें कि पहले मटेरियल आएगा और अंत में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। और फिर
चर्चा की ज्ञान की 3 श्रेणियां। एक थ्योरी है, एक प्रोडक्टिव है और एक व्यवहारिक ज्ञान है, प्रैक्सिस है। तो थ्योरिया, पोइसिस और प्रैक्सिस। एक में हम थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, एक में हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्टिव है, और तीसरा है वो बिहेवियरल है या व्यवहारिक ज्ञान है। और उसी व्यवहारिक ज्ञान के तहत हमने मास्टर साइंस, पॉलिटिकल साइंस की चर्चा की। धन्यवाद। आप सब लगातार मेरे साथ बने रहे, इसके लिए पुनः तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।